नमस्ते आप सभी को जिन्होंने भी अपनी सेम 6 एग्ज़ाम 3 ईयर एलएलबी की और जिन्होंने अपनी सेम 10th जो कि 5 ईयर एलएलबी का कोर्स था वो ये एग्ज़ाम पास किए और फाइनली कुछ महीने के बाद एआईबी एग्ज़ाम देकर आप फाइनली लॉ स्टूडेंट से एक अच्छे एडवोकेट बन जाओगे। बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो आज का ये मैसेज मैं इस वीडियो के द्वारा देना चाहती हूँ। ये वीडियो आप पूरा देखिए, ना सिर्फ लॉ ग्रेजुएट जो कि अभी एग्ज़ाम पास हो चुके और भी जो लोग हैं जिनको लॉ का कोर्स करना है कि मतलब 3 ईयर लॉ कोर्स हो या फिर 5 ईयर वाला कोर्स हो जो कि 12th के बाद होता है, जो कि मतलब महाराष्ट्र में सीईटी देके ये एग्ज़ाम हम लोग जब देते हैं तब हम लोग को लॉ में एडमिशन मिलता है। तो जिसको भी एडवोकेट इस प्रोफेशन की चाहत है, प्यार है, उनको फ्यूचर में केसेस हैंडल करने हैं या कोई और जॉब जो कि लॉ के बेस पे होता है, ये लॉ कोर्स के थ्रू होता है। ये कुछ बातें हैं जो इस वीडियो द्वारा मैं बताना चाहूँगी, तो ये वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। अब बार काउंसिल की एग्ज़ाम होने वाली है कुछ महीनों के बाद। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर देना है। कई कॉलेजेस के रिजल्ट लग चुके हैं, मतलब यूनिवर्सिटी का ही लग चुका है, लेकिन कुछ लोगों के रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा कुछ महीनों में एंड फाइनली रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। आपका ई सनद आ जाएगा और आप कोर्ट में अपियर हो सकते हो और आपका रजिस्ट्रेशन होगा, एग्ज़ाम हो जाएगी, आपको आपका खुद का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं कुछ बातें करना चाहूँगी और जो भी हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन सभी का मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। आपने पूरा साल मेहनत की है, पढ़ाई की है, जोरों से, लगन से, हार्ड वर्क किया है बहुत सारा, आपने पढ़ाई की है। मैं खुद भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मतलब कितना फास्ट हम लोग को सब सीखना पड़ता था और वो कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी चाहिए होती थी हमें। जो हम लोग ने पिछले बार जो पढ़ा था वो हम लोग भूल नहीं सकते थे क्योंकि वो आगे जाके हम लोग को अप्लाई करना ही था। और लॉ को हम लोग ने इंडिविजुअल हम लोग पढ़ ही नहीं सकते, आइसोलेशन में वो पढ़ना ही नहीं है हमको। तो एक लॉ के साथ दूसरा लॉ कनेक्ट करना ही था और सारे सेक्शंस याद रखना कि हम लोग ने कोशिश तो की है। तो ये जो हमारा फील्ड है उसमें आपने कदम रख दिया है, एग्ज़ाम आपने पास कर ली है, आपका तहे दिल से मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी। और आप आगे जाके लिटिगेशन में जाओगे या नॉन लिटिगेशन में जाओगे, आप जो कोई भी चॉइस कर रहे हो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। अपना करियर आप सेट करना। तो वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि हमारा ये फील्ड एक्चुअली कैसा है। ओके, तो दो टाइप्स के करियर ऑप्शंस हम लोग जानते हैं। एक होता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर, और दूसरा है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के थ्रू हम लोग को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो वो गवर्नमेंट जॉब जैसे कि यूपीएससी हो या एमपीएससी हो, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली एक एजेंसी होती है कि जो बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जाम लेती है और उस एग्जाम के लिए बच्चे सालों साल पढ़ते रहते हैं। कई लोग क्वालिफाई नहीं होते, कई बहुत रेयर, मतलब जो सक्सेसफुल है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर पास होने वाले उनका नंबर बहुत कम है। लेकिन लोग ये गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो लोग खींचे जाते हैं गवर्नमेंट जॉब क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, पेंशन वगैरह जो गवर्नमेंट के पर्क्स मिलते हैं। ओके, तो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की ओर खींचे चले जाते हैं, स्टेबिलिटी रहती है जॉब में है एंड इवन कोई कोई मतलब प्राइड या कोई हाई सैलरी, एक रेस्पेक्ट सोसाइटी में, इसलिए चले जाते हैं। या फिर किसी के घर पे ऑलरेडी उसके मम्मी पापा काका कोई रिलेटिव रहता है ये गवर्नमेंट में, तो इसलिए वो लोग भी वो चेन कंटिन्यू करते हैं। और सेकेंड टाइप हमारा हो गया प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज में कैसा है कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वही हम लोग अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अगर बात करें हम लोग एमबीबीएस की, ओके, तो एमबीबीएस में उनको सिखाया जाता है, उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिलता है थ्रू प्रैक्टिकल्स। उनको वो केमिकल्स हो या फिर जो कोई भी वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं वहाँ पर उनको पेशेंट के बॉडी के ऊपर वो प्रैक्टिकली वो नॉलेज देते हैं, वो सिखाते हैं, वो लोग दिखाते हैं कि मरीज़ को अगर ये प्रॉब्लम होता है तो उसको ट्रीट कैसे करने का, उनको दवाइयों का नॉलेज वगैरह सब दिया जाता है। उनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके इंटर्नशिप्स होती है। ओके, तो ये जो मेडिकल प्रोफेशन है वहाँ पर तो सिक्योरिटी है कि मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो आपको अप्लाई करने का वो सिखाई देते हैं, स्पून फीडिंग टाइप हो जाता है। इवन इंजीनियरिंग में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं एंड जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो लोग रोल मॉडल्स बना के कहते हैं कि मतलब आप लोग ने जो सिखाया अब उसके ऊपर आप आपका खुद का एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करो। ओके, तो वर्किंग मॉडल उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। जो इधर का सर्किट उधर वगैरह वो लोग चेक करते हैं कि मतलब हम लोग ने जो नॉलेज इनको दिया है, जो पास आउट किया है, अब ये लोग सही तरीके से अप्लाई करते हैं कि नहीं। ओके, लेकिन लॉ की फील्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो लॉ में ऐसा नहीं होता है। हम लोग को ये दो फील्ड जैसा कुछ सिखाते नहीं है। हम लोग को बुक में जो थियोरी रहती है और रियल लाइफ प्रैक्टिस अगर आप देखो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोग को वो समझना पड़ता है। अगर लॉ को हम लोग ठीक तरीके से इंटरप्रेट ना कर पाए तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये तो हम लोग को पता ही होगा। इवन हम लोग जब खुद लॉ की बुक्स पढ़ रहे थे, जो एक्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें कितनी सारी एम्बिगिटीज होती थी और वो हम लोग समझने में कितना टाइम लेते थे। क्योंकि ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इसीलिए हम लोग को ये एडवाइस दी जाती है कि इसमें मिस्टेक ना हो, क्योंकि जो क्लाइंट हमारे पास आता है वो हम लोग पे भरोसा करके आता है, वो हमको उसकी केस देता है, उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई मिस्टेक ना की जाए। यहाँ पर हम लोग को कोई सिखाता नहीं है प्रैक्टिकल, कोई समझाता नहीं है कि कहाँ केस फाइल करनी है या कौन सी केस कौन से कोर्ट में कौन से जज के पास जाएगी, या कोई नहीं सिखाता। हम लोग के पास कोई स्पून फीडिंग के लिए नहीं है, कोई एडवाइस देने के लिए नहीं है। हम लोग में भी इंटर्नशिप होती है, जैसे कि मेडिकल में वो लोग इंटर्नशिप देते हैं, कॉलेज में ही करवाते हैं, पर हमको खुद इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ती है। एक अच्छा एडवोकेट ढूंढना पड़ता है कि जो हम लोग को समझा सके। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कहूँ तो कोई एडवोकेट
ऐसा सिखाता नहीं है, जो थियोरी का है वो हम लोग को समझाता नहीं बैठता है। उसके पास जो केसेस होती है वही केसेस वो अपने इंटर्न्स को देता है कि यहाँ पर ये काम करके आ, वो दूसरा इंटर्न को कहेगा कि तू इधर जाके आ, ये वाला काम करके आ, तो वो काम बांट देता है। अगर उसको एक कोर्ट में जाना हो तो जो उसका जूनियर रहेगा वो जूनियर को बोलेगा तू ये वाले कोर्ट में जा, प्रेजेंटी वगैरह लगवा दे, अपीयरेंस करके आ। एंड जो छोटे इंटर्न्स रहते मतलब जो अभी भी सीखने वाले हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको वो लोग ड्राफ्टिंग वगैरह करवाते हैं, ये वाला ड्राफ्ट बनाइए केस का। वो लोग समझाते नहीं है, ये बिटर ट्रूथ है लेकिन यही सच है। ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ, मैं डरा नहीं रही, लेकिन ये रियलिटी है हमारे फील्ड की। जैसे कि आप देखो मेडिकल स्टूडेंट्स का कैसा है, ये लोग की डिग्री हो गई, इनका एमबीबीएस होगा, इंटर्नशिप के बाद में वो लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं। कि प्रैक्टिस जो मतलब वो इंटर्नशिप में वो सीख रहे थे ना, वो समझ आता है उनको कि मतलब स्टिचेस ऐसे डालने हैं, किसी को लगा होगा तो उसको कौन सी दवाई देनी है, या फिर उससे कौन सी एक्सरसाइजेस करवानी है, अगर उसको फ्रैक्चर्स वगैरह हुआ रहेगा तो वो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं। इनका सब उनके एकेडमिक्स में ही उनका प्रैक्टिकल जर्नी शुरू हो जाता है। लेकिन लॉयर्स का ऐसा नहीं है। इंटर्नशिप हम लोग को, लॉयर बनने के बाद भी हम लोग इंटर्नशिप में ही रहते हैं। एज अ जूनियर भी हम लोग को वही काम रहता है कि मतलब जो हम लोग ने एज एन इंटर्न जब किया रहता है ना, वही काम 2-3 साल तक तो वही काम रहेगा। और इवन हमारे पास सनद भी रहे ना, प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट होगा, तो भी हम लोग को यही काम सब करवाने हैं। हम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, मतलब खुद से हम लोग केस नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग के पास उतना नॉलेज नहीं है कि हम लोग कहाँ जाकर कोई केस हम लोग फाइल करें, कैसा मैटर है और कहाँ पर आर्ग्यू करें, कौन से पॉइंट पे क्रॉस चेक वगैरह, ये बातें हम लोग को नहीं समझ आती है। इसीलिए इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। इंटर्नशिप में अब जो आपका सीनियर एडवोकेट होगा उसका हिस्ट्री भी चेक करो कि मतलब वो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, कौन सा फील्ड है उसका, कितने उसके जो केसेस है वो सक्सेस रहे हैं। ओके, एक अच्छे से आप अपना जो सीनियर एडवोकेट होगा उसकी आप चेकिंग कर लो, मतलब डिटेल्स निकलवा लो और इंटर्नशिप स्टार्ट कर दो। लेकिन इंटर्नशिप के साथ साथ कॉलेज भी अटेंड करना, कॉलेज मिस मत करना, क्योंकि जो थियोरी है उसको समझना भी ज़रूरी है, लॉ को इंटरप्रेट क्या कैसे करना है। ओके, तो ये सारी जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको बाहर नहीं सीखने को मिलेगी। एडवोकेट्स जिसके पास आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो लोग आपको ये समझाएंगे नहीं। एंड इवन कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्जाम्स होती है उसके लिए पढ़ना तो है ही, तो इसीलिए कॉलेज को मिस मत करना, इंटर्नशिप भी करना। इंटर्नशिप में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एडवोकेट के पास आप सवाल करते रहो हर एक प्रोसेस का, हर एक स्टेज का, कि ये क्या है, यहाँ पर क्यों है। अब आपको मैं बताती हूँ इंटर्नशिप या फिर जो जूनियर एडवोकेट्स हो उनको क्या करना है। तो जब भी आप कोर्ट में जाओगे अपने साथ एक डायरी हमेशा रखना, और उस डायरी में आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ आप नोट डाउन करते रहना कि आज आपने कौन सा कोर्ट विजिट किया था, और आज आपके पास कौन से केसेस थे, केस नंबर और उसका जो नेक्स्ट डेट है, केस का नाम क्या है, पार्टीज़ का नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करना, एक टेबुलर फॉर्म में आप उसको बना लो वो डायरी में। अगर डायरी आप नहीं मेंटेन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, रेडीमेड डायरी भी मिलती है मार्केट में, वहाँ पर सिर्फ आपको फिलिंग करनी रहती है, वो भी आप कर सकते हो। और आप घर जाओ या फिर ऑफिस जाओ तो जो केस के रिलेटेड प्रेसिडेंट्स आप ढूंढो, उससे क्या होता है एक पॉजिटिव पॉइंट आपके फेवर में आ जाता है, आपके केस के लिए वो हेल्पफुल रहता है। तो प्रेसिडेंट्स ढूंढते रहो कि ऐसे सिमिलर केसेस में क्या हुआ था, और लीगली अपडेट भी रहो। नए नए केसेस आते हैं, न्यू प्रॉब्लम्स आते हैं, तो नया जजमेंट पास हो जाता है, तो वो जजमेंट पर ध्यान दो। कई सारे केसेस के हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स हम लोग देखते हैं कि जो उसी टाइप के प्रीवियस जो भी जजमेंट दिए गए थे उसको ओवररूल करता है ये नया वाला जजमेंट। तो जजमेंट्स पर ध्यान देना। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग इंटर्नशिप पीरियड या फिर जूनियर एडवोकेट काम करते हैं तो हम लोग को क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो इनिशियली जब हम लोग एज अ जूनियर एडवोकेट भी लग जाते हैं ना, तो हम लोग को सीनियर एडवोकेट पे नहीं करेगा, मुफ्त में काम करवाएगा। ओके, जो इनिशियल मंथ है जब हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता या फिर हमारे पास सनद नहीं होती, तो कई एडवोकेट्स वो लोग पे नहीं करते। कोई को रहता है जो पे करता है, लेकिन वो इतना भी नहीं पे करता। वो एज एन इंटर्न ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 या फिर मैक्स आप लोग समझ लो तो 5,000 से 10,000, और वो काम भी उतना करवाएगा, पैसा कम देगा। तो पेशेंस रखना। ओके, घर मुझे मालूम है कि घर वाले ये बोलेंगे कि आपका लॉ हो गया है, आप एज ए एडवोकेट कोर्ट में जा रहे हो, आपके पास सनद भी है, लेकिन आपका पे इतना क्यों कम है। तो घर वालों को भी समझाना कि ये ऐसा प्रोफेशन है जो कि हम लोग तुरंत नहीं लगते, लेकिन जब हम लोग वो पकड़ लेते हैं ना तो हम लोग की ग्रोथ होती ही होती है, ये श्योर चीज़ है। बस अपना अपना फील्ड बराबर चूज़ करना। इनिशियली तो कोई पेमेंट होती नहीं है मोस्टली, कोई कोई होता है देने वाला जो देता है खुद से, जो काम करवाते हैं उसके लिए वो मिनिमम पे कुछ ना कुछ देगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह। सेकेंड थिंग, ये जो लॉ फील्ड है उसको, उसमें आपको ना कंटिन्यू पढ़ते रहना ही है, क्योंकि आपके पास जो क्लाइंट आएगा उसका प्रॉब्लम अलग होगा। अब कोई आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेके आएगा, कोई डिवोर्स का केस लेके आएगा, कोई मर्डर का केस लेके आएगा, तो कोई प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट वाला केस लेके आएगा। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स के क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, और इसके लिए अलग लॉज भी आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या है, पढ़ते रहना ही है कंटिन्यू। हर एक न्यू प्रॉब्लम के लिए हम लोग को बुक्स खोलने हैं।
पढ़ने हैं, फिर उसको अप्लाई करना है, अपने उसके ड्राफ्ट्स बनाने हैं। और जब ड्राफ्ट बना रहे हैं तो कुछ मिस्टेक्स होती रहती है, तो इसीलिए हम लोग को वो एडिट करना है, वो ड्राफ्ट पढ़ते रहना है, उसको ठीक करना है। तो कैसा हम पढ़ाई करना ही रहता है, और जितना ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग का वो क्या रहता है, वो एक्ट ना, और वो सेक्शन हम लोग के ना क्या बोलते हैं, हम लोग बाय हार्ट कर चुके होते हैं। हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं ना, तो वो आदत पड़ जाती है और हमारे वो मुँह पे वो सेक्शन रहता है। ड्राफ्टिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई सारे एडवोकेट्स ना ऐसे किचमिड़ कर देते हैं अपने ड्राफ्ट्स में, तो वो एडवो जो प्रेज़ेंट करता है जिस जज के पास, तो वो जज को पसंद नहीं आता। एक तो केस ऐसा भी था कि जहाँ पर जज ने सरेआम कोर्ट में एडवोकेट का जो ड्राफ्ट्स था, जो प्लेंट थी, उसे फेंक दी, क्योंकि वो मतलब बहुत शैबी था, बहुत गिचमिड किया था उसमें। तो ड्राफ्टिंग पर फोकस करना, अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करना, लीगल वर्ड्स यूज़ करना, उस पर फोकस दिया जाए। और कुछ सेक्शंस वगैरह है तो उसको आप मेंशन कर रहे हो तो उसको बोल्ड लेटर्स में लिखो, टाइप करते वक्त उसको हाईलाइट कर दो बोल्ड लेटर्स में। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर आप फोकस डालो, कि ताकि जो पढ़ने वाला है, जो जज, उसको वो सामने से दिख जाए, उसको भी समझ आए कि ये मैटर किस चीज़ का है। और सेक्शंस वगैरह को तो हाईलाइट करनी है ताकि उसको भी समझ आ जाए कौन सा एक्ट के अंडर है। तो क्या होता है, बुक्स वगैरह उनको भी रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग जब मेंशन कर देते हैं ड्राफ्ट्स में। और लीगल रिसर्च करते रहना कि आपके मैटर रिलेटेड कौन से जजमेंट पास हो, या फिर कुछ अपडेट किया हो, कुछ चेंजेस हो एक्ट में, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं क्या। लीगल रिसर्च तो करना ही है हमको। अब जो एडवोकेट के पास आप लगे हो, वो खुद भी तो बेचारा स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ा है, और सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। आप आपके हाथ में लॉ की डिग्री तो आ जाएगी, लेकिन आपका इनिशियल पे जो होगा वो तो कम ही होगा, या फिर आप खुद से भी प्रैक्टिस करने लग जाओ तो लोग तो सीधे मतलब आपके पास आ नहीं जाएंगे, बिकॉज आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आप उतने बड़े हो नहीं। हार्डली 22-23 साल में आपका लॉ हो जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आप पकड़ के चलो 23 या 24, अगर आप फ्रेशर मतलब ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लॉ कर रहे हो तो तुरंत तो हम लोग के पास इतना मनी एक्यूमुलेट नहीं होगा। इंटर्नशिप का पैसा भी आप देखो कितना ही देगा, और अगर बाकी आप कोर्सेज देखो तो उनको कैसा है, वो लग जाते हैं। तो ये इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अगर आपके दूसरे फील्ड्स के दोस्त हो तो आपको बहुत लो फील होता है कि मतलब वो ज़्यादा कमा रहा है, वो और मैं तो साथ में पढ़े थे, हम लोग साथ में पास आउट हुए, लेकिन मैंने लॉ लिया, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं एज अ जूनियर हूँ, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, उसको ज़्यादा पे मिल रहा है। तो बी पेशेंट। ये लॉ फील्ड ऐसा ही है कि जिसमें आपको पेशेंस रखना ही रखना है, और आप पेशेंस अभी रखोगे तो वो हेल्पफुल होगा आपको बाद में, जब आप पास आउट मतलब जब आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन जाओगे, कुछ सालों के एक्सपीरियंस बाद खुद आप एक प्रैक्टिस में आ जाओगे, और आपकी जो स्किल्स है उसका आप यूज़ करना, उसको भूलना मत। आपके पास कुछ स्किल्स हो कि मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, आप प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो, जज के साथ आपका अच्छे से बोलना चालू है, आप आर्ग्यू अच्छे से कर रहे हो, काउंटर क्लेम या फिर चीफ क्रॉस जो भी होता है वो आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपको केसेस मिलते जाएंगे। एक केस के बाद दूसरी केस अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो। पहली चीज़ आप समझ लो कि आपको टेक्नो सेवी बनना है, मतलब टेक्नोलॉजिकली अपडेट रहना है। आप अपने जो फर्म है या फिर आपका जो ऑफिस है उसको आप ऑनलाइन एडवर्टाइज करो, ब्लॉग्स पर आप इनवाइट करो केसेस वगैरह को, लोगों को आप तक पहुंचने का एक ज़रिया ये बनाओ ऑनलाइन। ओके। और टेक्नो सेवी का मतलब जो कोई भी सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, एप्लीकेशंस बनाए हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स, उसका आप यूज़ करो, स्किल्स एनहांस होती रहेगी। टाइपिंग आना चाहिए आपको, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी है। लीगल टूल्स वगैरह होते हैं, उसका भी आप उसको यूज़ कैसे करना है वो आप समझ सकते हो। सेकेंड थिंग, हैव गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक खुद की एक ना मिनी लाइब्रेरी आप खोलो, मतलब जो एक एक केस आपने हैंडल की और उस केस के जो पैसे मिले आपको, उस पैसों से आप बुक्स खरीदो। और आपको तो पता है कि हमें अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम मिलने वाले हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग लॉज, अलग अलग एक्ट्स के बुक्स तो लगेंगे ही। जर्नल्स लगेंगे, रिपोर्ट्स लगेंगे, जो बड़े बड़े आते हैं ना वॉल्यूम्स, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है प्रेसिडेंट्स वगैरह देखने के लिए। तो आपके पास वो बुक्स होनी बहुत ज़रूरी है जिसमें आप ढूंढ सकते हो केसेस। इवन ऑनलाइन तो हमारे पास वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स है, जहाँ पर हम लोग केसेस ढूंढ सकते हैं, लेकिन अपना खुद की एक लाइब्रेरी होगी, वहाँ पर बुक्स होंगे जहाँ पर हम लोग कभी भी देख सकते हैं। तो ये बहुत एक प्लस पॉइंट होता है। अब अगर इंटरनेट की बात करें तो कई बार होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, और बारिश के दिनों में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते कभी कभी। तो अपना एक लाइब्रेरी होना हमेशा अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट, बी फ्रेंडली। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हम लोग लड़ते लड़ते भूल जाते हैं कि हमारा मैटर नहीं होता, ये क्लाइंट का मैटर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वो केस को प्रेजेंट करना है, सोल्यूशन देना है, जज के सामने प्रेजेंट करना है उस केस को, प्रॉब्लम क्या है वो बताना है, और के जो जज है उसको पोलाइट मैनर में सिर्फ
रिक्वेस्ट करनी है उसके सामने, ये हम लोग को बात रखनी है कि हमको ये क्लेम करना है, हमको ये रिलीफ चाहिए वगैरह वगैरह। जो सामने वाला एडवोकेट है वो हमारी अपोजिट पार्टी का है और आपको कैसे भी केस जीतना है करके उसके साथ आप झगड़ा मत करना, दुश्मनी मोल मत लेना। ये बात समझ लो कि केस क्लाइंट का है, हमारा नहीं है। जो हमारे सामने वाला जो अपोजिट पार्टी वाला वकील है वो भी इंसान है, उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपकी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। उसके साथ हम्बल रहो, फ्रेंडली रहो, और केस है तो दोनों कॉपरेट करो ना। एक बात ज़रूरी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आप तय कर लो कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, कि लाइक क्रिमिनल में जाना है, सिविल लिटिगेशन में जाना है, या आपको फैमिली मैटर्स देखने हैं सक्सेशन के, या फिर डिवोर्स मैटर्स। अब डिवोर्स का मैं आपको बता दूँ कि आजकल ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह है वो बढ़ गए हैं, और डिवोर्स केसेस भी इसके कारण बढ़ गए हैं, एडल्ट केसेस के कारण। इवन क्रुएल्टी है, डाउरी केसेस है, 498 तो बहुत ही यूज़ होता है। तो ये मैरिज के जो मैटर्स है ये बहुत सारे होते हैं। इवन ये वाला भी एक अच्छा फील्ड है, इसमें आपको बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं। मैरिज का वो डिसोल्यूशन हुआ मतलब डिवोर्स, या फिर बच्चा हो तो कस्टडी का मैटर, वाइफ का मेंटेनेंस का मैटर, अलीमनी का मैटर, बहुत सारे मैटर्स मिल जाते हैं। सक्सेशन का मैटर हो गया, प्रॉपर्टी का मैटर्स, बहुत सारे मैटर मिल जाते हैं। इवन आप कॉर्पोरेट फॉर्म ज्वाइन कर लो तो कई सारे एडवोकेट्स ना प्रेफर करते हैं नॉन लिटिगेशन जॉब के लिए भी, उनके पास एक सनद वाला लॉयर हो तो वो प्रेफर करते हैं। तो आप अपना ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना वो तय कर लो कि आपको कौन से इसमें जाना है। और अगर आपने वो फील्ड ज्वाइन कर लिया, मतलब ऐसा फर्म ज्वाइन कर लिया जिसमें आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, तो आपका ना एक्सपोजर बढ़ाओ, दूसरे भी फील्ड्स आप ट्राई करो, दूसरे टाइप के केसेस देखो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा है तो आप उधर भी जा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी हम लोग देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ने अब लॉ की डिग्री मिल गई, एआईबी एग्जाम पास कर लिए, एडवोकेट का टाइटल लगवा लिया है, तो मतलब हम लोग एज एन एडवोकेट ही हमेशा रहे, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम लोग हमेशा कोर्ट में ही आते जाते रहे। लॉ की डिग्री मिलने पर हम लोग कुछ साल एडवोकेट रहकर बाद में हमारा फील्ड हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आईपीआर में है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, पेटेंट के हम लोग जो रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं उसके रजिस्ट्रार बन सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका रजिस्ट्रार बनने के लिए गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर नोटिफिकेशन वो लोग अपडेट करते हैं, और सारी एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो सारे पोस्ट होते हैं। मतलब एज एन एडवोकेट आपको 10 या 12 साल का कुछ एक्सपीरियंस वो लोग मांगते हैं, और अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और कुछ एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और अगर एग्जाम में आप पास हो जाते हो तो इवन आप रजिस्टर बन जाते हो। और एज एन अब यहाँ पर क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हो ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जाम कंडक्ट कर लिया था। ओके, तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि हम लोग ने अगर लॉ कर लिया है, कुछ साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास एडवोकेट का। सेकंड थिंग, जुडिशरी। अब लॉ कर लिया है तो जुडिशरी की एग्ज़ाम देना तो कईयों का सपना होता है कि हम लोग ये एग्ज़ाम पास करके सीधा जज बन जाते हैं। ओके, तो ये जुडिशरी का एग्ज़ाम जो होता है ये यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम होता है, जेएमएफसी का। कहते हैं कि मतलब जेएमएफसी लेवल का एग्ज़ाम थोड़ा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसमें सारे लॉज आपको जो 3 साल में पढ़े हैं वो भी, और जो नहीं भी है पढ़े आपने वो भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि ओवरऑल का ये लोग पूछने वाले हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होगा। सेकेंड चीज़ थी जुडिशरी की, बहुत अच्छा जॉब है, अच्छा पे रहता है, सैलरी अच्छी मिलती है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। थर्ड है मीडिएटर। जो मीडिएशन केसेस रहते हैं आप वो हैंडल कर सकते हो, उसके लिए भी आपको कुछ मीडिएशन का 40 आवर्स एक कोर्स रहता है। अगर वो कोर्स कर लिया तो हम लोग एक सर्टिफाइड मीडिएटर बन जाते हैं। और कोर्ट में भी कुछ सैटरडे फिक्स हुए रहते हैं कि जहाँ पर वो लोग मीडिएशन के केसेस देखते हैं, तो आप मीडिएटर भी बन सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाद में है नोटरी। अब नोटरी के लिए भी हम लोग को एज एन एडवोकेट 7 साल या 10 साल की एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। बाद में वो लोग नोटरी का एग्ज़ाम लेते हैं, और वो पास होने पर हम लोग को नोटरी का लाइसेंस मिलता है, फिर हम लोग खुद एक सर्टिफाइड नोटरी करने वाले बन जाते हैं। सेकंड है लीगल एडवाइज़र। तो लीगल एडवाइज़र के लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करें, केसेस ले। हम लोग के पास लॉ डिग्री होना ज़रूरी है, एआईबी की एग्ज़ाम दी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। बस घर बैठ के कोई क्लाइंट आ रहा है, उसका प्रॉब्लम वो हम लोग को सुना रहा है, और हम उस पर उसका प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन दे रहे हैं थ्रू हमारी लीगल एडवाइस। और उस लीगल एडवाइस देने के हम लोग उसको फीस चार्ज कर रहे हैं, हम लोग उसकी केस नहीं ले रहे हैं, बस उसको लीगल एडवाइस दे रहे हैं। और उसका जो केस है वो हम लोग हमारे किसी दोस्त को दे देंगे कि भाई तू ये केस चला, एडवाइस मैंने दी है, ऐसा ऐसा करना है, बस एडवाइस देने के भी पैसे मिल सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग जॉब है लीगल जर्नलिज्म, मतलब ऑनलाइन ब्लॉग राइटिंग होगा, किसी को कुछ मैगजीन वगैरह लिखवानी हो, लीगल मैगजीन, किसी कोई फर्म होगा उसने साल भर में क्या किया रहेगा, उनके जो ब्लॉग पे है को लिखना है, लीगल मैगजीन्स हो या कोई बुक हो, या उनको कुछ वीडियोज़ वगैरह बनवाने हो, पब्लिश करने हो, बुक्स, मैगजीन्स या कोई पैम्पलेट्स, तो ये सारी बातें आ जाती हैं हमारी लीगल जर्नलिज्म में। तो जिस किसी को भी राइटिंग में इंटरेस्ट हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छा चांस है, आप लीगल जर्नलिज्म में जा सकते हो।
अब बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट के जो कि लॉ के बेस पे हो, एलएलबी के बेस पे या फिर एलएलएम के भी बेस पे। तो आप वो एग्ज़ाम दे के वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाते हो। बैंक्स में भी लीगल एडवाइज़र चाहिए होता है और एज़ एक मेंबर उनको लॉ फील्ड से चाहिए होता है कि मतलब जो भी बैंक के लीगल कंप्लायंस हो वो उसको देखे। कई सारी कंपनीज़ होती हैं जिनको उनका वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको वो हैंडल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर चाहिए होता है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लॉ में पढ़ाया जाता है। तो ये जिन्होंने लॉ किया है और जिनका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छा है या फिर उनको इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट वगैरह में, तो ये कुछ एरियाज़ मैंने बताए जहाँ पर आप लोग ट्राई कर सकते हो। लॉ प्रोफेसर, अब लॉ प्रोफेसर के लिए ज़रूरत है एलएलबी के बाद एलएलएम करना, और एलएलएम करने के बाद अगर आपके 55% आ जाते हैं, ओके 55% आने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो, जो कि लॉ की नेट सेट एग्जाम रहती है। नेट दोगे तो आप इंडिया के किसी भी लॉ कॉलेज में आप पढ़ाने जा सकते हो, और सेट दोगे तो आप महाराष्ट्र और गोवा के किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ सकते हो। मतलब सिर्फ सेट एग्जाम देना नहीं, बस उसको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। तभी आप एक सर्टिफाइड आप प्रोफेसर बन जाओगे। लेकिन ये जो नेट सेट एग्जाम रहती है ये सिर्फ एलिजिबिलिटी आप एस्टेब्लिश करती है 1 साल के लिए, और 1 साल में अगर आपने किसी भी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया या फिर आपको कोई कॉलेज में मिला नहीं प्रोफेसरशिप के लिए, तो फिर वो नेट सेट का एग्ज़ाम क्या बोलते हैं वो इट्स लॉस्ट इन वैन, और आपको फिर से अगले साल फिर से आपको वो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो लॉ प्रोफेसर एक अच्छा जॉब है, आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। अगर आपने देखा तो अप्लाई करने के पहले आप चेक कीजिए कौन सा कॉलेज अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट पोस्टिंग है तो 1 लाख तक का जॉब तो मिलता ही मिलता है। थोड़ा कट छुट करके टैक्स वगैरह का रिड्यूस करके तो आपको समझो 80-90 हज़ार तो मिल ही जाएंगे महीने के। बहुत अच्छा जॉब है लॉ प्रोफेसर। अब जिनको टीचिंग में इंटरेस्ट है वो लोग तो ये जॉब ज़रूर ट्राई करना। और कई सारे लॉ बुक्स आप देखो तो ये प्रोफेसर्स ने भी लिखी हुई रहती है। आप प्रोफेसर बनने के साथ बुक भी लिख सकते हो, और तो और अपने खुद के क्लासेस आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके, ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग। और अगर आप में खुद में वो खासियत हो कि आप जो सिखाते हो, जो आप समझते हो खुद एक क्रिएटिव मैनर में आप दूसरों को पढ़ा सकते हो, अगर ये काबिलियत आप रख सकते हो, तो मैं कहूँगी ज़रूर आप इस फील्ड में जाना, आपकी ज़रूरत है। लॉ बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हमको ज़रूरत है लोगों तक ये लॉ पहुँचाना ईजी वे में, ओके। आप आपका प्रायर एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हो और कई सारी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक जगह एक फील्ड में घुस गए तो उसी पर हमेशा टिकना है। तो आपको अगर लिटिगेशन का एक्सपीरियंस हो कुछ सालों तक का, आप बाद में आपका वो एक्सपीरियंस यूज़ करके आप दूसरे फील्ड में जाओ, ओके। अगर आप अभी लिटिगेशन में हो तो आप नॉन लिटिगेशन में जा सकते हो। कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नॉन लिटिगेशन फील्ड्स में। कॉर्पोरेट हो सकता है, जर्नलिज्म है, फाइनेंशियल एडवाइजर से, लीगल एडवाइजर से। तो बैंक्स को भी, बैंक्स जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर लीगल एडवाइज़र उनके जो लीगल कंप्लायंस सारे चेक करने हैं, उनके लिए भी उनको एक लीगल मेंबर चाहिए रहता है उनकी बॉडीज़ में। तो कई सारे जगह है जहाँ पर लॉ का इस्तेमाल हो सकता है, ज़रूरत पड़ती है लॉ की। और लास्ट में है कि हम लॉज के ऊपर बुक्स लिख सकते हैं। इवन आप आपके हैंडमेड नोट्स उसको भी पब्लिश करवा दो कि बहुत लोगों का ना भला हो सकता है, बहुत बच्चों का भला हो जाएगा, दुआ मिलेगी आपकी, उन्हें आपको उनको आपकी ना बहुत हेल्प होगी और उन बच्चों की ना आपको दुआ लग सकती है। तो कंक्लूजन में ये बोलूँगी कि ये जो फील्ड है इसमें पेशेंस चाहिए बहुत, स्ट्रगल इसमें बहुत है। डरना मत मेरी बात सुन के, मैं ये एक रियलिटी चेक दे रही हूँ आपको कि ये फील्ड में इन रियलिटी क्या होता है करके। कोर्ट के चक्कर निकालने पड़ते हैं, रोज़ कोर्ट जाना पड़ता है। आज एक केस रहेगी, कल केस रहेगी दूसरे मैटर की, ओके। और सिर्फ केस प्रेजेंट करना हमारा काम नहीं रहता है। तो जो भी वो स्टेजेस है, वो स्टेजेस को पूरा तरीके से हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। हम लोग को चेक करना पड़ता है कि मतलब हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं वो फाइल हुए कि नहीं बराबर, वो अथॉरिटी के पास उसने फिर अपना वो सर्टिफाइड कॉपी दिया कि नहीं। इवन प्रॉपर नॉलेज हमको रहना चाहिए, हमें क्लियर रहना चाहिए हमारे जो केस है उस पर। और जो क्लाइंट आ रहा है उससे अपना सारी बातें उगलवा लो, उसको कुछ भी छुपाने मत दो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा, वो कुछ छुपा के रखेगा, वो बात नहीं बताएगा कि मतलब जहाँ पर उसका कुछ डिफ़ॉल्ट रहेगा वो बातें वो आपको नहीं बताएगा। तो उसको ये भरोसा दिलाओ कि क्लाइंट काउंसलिंग उसमें ये सारी बातें करवानी पड़ती है, मतलब आप भरोसा रखो, हम आपकी बात किसी और को बताएंगे नहीं। तो डॉक्टर और लॉयर इन दो लोगों के पास कहते हैं कुछ छुपाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इनके हाथों में दी होती है आपने, तो कुछ छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी गलती के कारण बेचारा लॉयर नहीं तो डॉक्टर वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये आप उनको भरोसा दिलाओ, ये बात समझाओ उनको कि आपको पूरी बातें बताना क्यों ज़रूरी है। कुछ भी आप छुपा के मत रखो, प्राइवेसी वगैरह जो है वो सब बता दो। तभी तो हम अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या लूपहोल्स है, कहाँ है, वो पता चलेगा हमको, और हम लोग प्रॉपर एक सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है, इस फील्ड में हम लोग को स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। हमको पे नहीं है, लो फील होगा जब हम लोग दूसरे फ्रेंड्स को देखेंगे तब, लेकिन हमको डरना नहीं है। अगर हम लोग ने अभी इस फील्ड में अपना पैर रखा है तो वो स्ट्रगल फेस करने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखो। कुछ सालों तक ये चलेगा ही चलेगा,
लेकिन आपको वो बात समझ आएगी, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप खुद भी बाद में वो अप्लाई कर पाओगे, आप खुद केसेस लोगे या फिर आपका जो सीनियर है उसके साथ मिलकर ये केस आप सॉल्व करो। और मैं कहती हूँ कि एक ही बात पे आप टिके मत रहो, कि मतलब अगर आपने कोर्ट जाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस मत करो, बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस है वो भी आप ट्राई करो। और जब आप ट्राई करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी तो आपकी लाइफ भी बेटर होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो हमको मालूम है कि पेमेंट तो कम होगा या फिर पेमेंट तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए आप जो भी जुडिशरी एग्जाम है या कोई दूसरी एग्जाम है, अब जुडिशरी का एक प्रॉब्लम हो गया, यही साल एक जजमेंट आया कि अब 3 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, और उसके बाद में हम लोग जुडिशरी एग्जाम के लिए तैयार हो सकते, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब ना हम लोग कैसे रहते हैं, जो जुडिशरी एस्पायरेंट्स है वो, तो उनके पास फ्रेश नॉलेज रहता है, वो अभी अभी पास आउट हुए रहते हैं। लेकिन अब 3 साल का एक्सपीरियंस, वो बंदा एक्सपीरियंस उसमें वो इंटर्नशिप वगैरह वगैरह, वो जूनियर एडवोकेट बन के रहेगा, वो पढ़ाई थोड़ी ना करेगा। अब उसने लॉ वगैरह जो पढ़े हैं, वो लॉ उसके केस के रिलेटेड ही पढ़ेगा, वो दूसरे लॉज नहीं पढ़ने वाला है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है कि मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस और उसके बाद में फिर से आप जुडिशरी की पढ़ाई करने बैठो। ओके, तो ये बहुत लोगों ने गलत कर दिया, मैं तो कहती हूँ कि मतलब जो पहले था कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, वो अच्छा था, क्योंकि तब हम लोग के पास फ्रेश नॉलेज था। अब क्या है, हम लोग 3 साल का एक्सपीरियंस करते करते जो पढ़ा था वो तो भूल जाएंगे ना, इतना थोड़ी मेरे पास फ्रेश नॉलेज रहेगा। तो ये काम आप एक काम पे मत टिके रहो, दूसरे जो है चांसेस, वो चांसेस का यूज़ करो, दूसरे फील्ड्स में एंटर करो, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते रहो। और तो और एक इंपॉर्टेंट बात है, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ। कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ मतलब अलग अलग एडवोकेट्स के कॉन्टैक्ट में आओ, जिसके फील्ड्स अलग हो। एक्सपोजर जब मिलता है तभी हम लोग को पता चलती है दुनिया बहुत बड़ी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ फिर खुद ब खुद आने लगेगी। अब अगर कोई दूसरा एडवोकेट देख रहा है आपके पास, आपकी स्किल्स उसको पसंद आ रही है, वो आपको अपने साथ भी ले जा सकता है। ओके, और वो आपको ज़्यादा पे करेगा, और अगर आपको एक्सपीरियंस रहेगा तो वो तो आपके पास प्लस पॉइंट है ना। तो अपने स्किल्स बनाए रखो, स्किल्स को आप लोग हाईलाइट करो, स्किल्स को यूज़ करो। और जो भी अभी फर्स्ट ईयर में है तो इंटर्नशिप स्टार्ट करो, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो। ये जो लॉयर का फील्ड है वो कम्युनिकेशन के ऊपर ही है, जो पूरा है। आर्ग्यूमेंट्स करना है आपको, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन जो करना है, सारा ये ना अपना मुंह का खेल है। जितना ज़्यादा अच्छे से बात करोगे, जितना लाउड होगे, जितना क्लियर होगे, वो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। तो क्या आपका कम्युनिकेशन आप बढ़ाओ, डोंट बी शाय एंड टिमिड, मैं आपसे कह रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आप ट्राई करो, कि जो भी मूड कोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं या कोई लीगल जर्नल राइटिंग हो, जजमेंट राइटिंग हो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो, एटलीस्ट आप ट्राई तो करके देखो। भले आप उसमें जीतो ना जीतो, दैट द सेकंड थिंग, बट फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड पार्टिसिपेट। आप पार्टिसिपेट करो, एक्सपोजर मिलेगा। आपका फ्रेंड्स ग्रुप जो है वो आप ऐसा रखो जो खुद भी पढ़े और आपको भी पढ़ने को मोटिवेट करे, या फिर आप और वो दोनों मिलकर हमेशा अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रखें, आप एक दूसरे को हेल्प करो। क्योंकि फ्रेंड्स चूज़ करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अपने काम के प्रति आप डेडिकेट रहो, मैं तो ये कहूँगी। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे फ्रेंड ज़्यादा कमा रहे हैं, मैं कम कमा रहा हूँ। ओके, वो जो दूसरा फ्रेंड भी अभी कभी प्रॉब्लम में आएगा ना, तो वो आपके पास ही आएगा, आप लॉयर बन जाओगे तो, कि बाबा मुझे बचा लिया प्रॉब्लम से, क्योंकि उनके पास सिर्फ उनके फील्ड का ऑपरेशन करने का उतना नॉलेज है। लेकिन आपको मालूम है कि आपको लॉ में आपने कितने सारे एक्सपर्ट पढ़े हैं, इवन मेडिसिन का भी लॉ था। तो हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान है। पहले स्टेज में पेमेंट कम होगा, लेकिन एक बार जब हमको काम समझ आ गया, अच्छे से बूस्ट हो गए ना हम, तो आपका चलता ही रहेगा। बस पेशेंस रखना, ये मत सोचना कि मतलब कई सारे एडवोकेट्स जो है वो जॉबलेस है या फिर उनके पास केसेस नहीं है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि वो लोगों ने फील्ड गलत चूज़ की होगी, या फिर वो दूसरे फील्ड में उन्होंने ट्राई नहीं किया। तो मैं आपको बार बार यही चीज़ करती रहोगी कि एक ही चीज़ पे मत अड़े रहो, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। आपको अगर काम से मतलब अगर वक्त मिलता हो, अगर बैलेंस है आपके पास टाइम, तो आप टीचिंग शुरू कर दो ना पार्ट टाइम, इवन दैट इज़ यूजफुल, उससे भी आपको थोड़ा रेवेन्यू हो सकता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप जिस फील्ड में अब हो वो एक नोबल प्रोफेशन है। जस्टिस लोगों को दिलाना आप कोशिश करते रहना, और प्रॉब्लम्स तो आएगी लाइफ में, बुक्स पढ़ते रहो, क्या प्रॉब्लम से मिलती रहेगी। और ये नोबल प्रोफेशन है, इसको मैं, और आपने इसमें एंट्री लिया है उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कहूँगी। बहुत नोबल प्रोफेशन ने आप में पैर रखा है, और बेस्ट ऑफ लक आगे। अब जो भी कुछ डिसाइड किया है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये तो सिर्फ बिगनिंग है, ये लॉ का प्रोफेशन एक बहुत लंबी, एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी है, इसमें एजुकेशन का एंड ही नहीं है। मैं तो कहूँगी सिर्फ एलएलबी पे मत अड़े रहो, एलएलबी के साथ एलएलएम भी कर लो। एलएलएम के बेस पे भी बहुत सारे जॉब्स है, उसमें भी ट्राई कर सकते हो। ओके, तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होते हैं।